नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई नरेंद्र कोरका अपने YouTube चैनल भाई नरेंद्र कोरका पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हमारा टॉपिक रहेगा आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली। ठीक है साहब, देखते हैं। ये कलाम की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसकी विज्ञान की कलाम बुकलेट चल रही है। देखिए कि आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली में क्या होता है कि आनुवांशिकी का जो अध्ययन है इसके अंतर्गत आते हैं आनुवांशिकता या वंशानुगति आती है, विभिन्नता या विविधता आती है। दो चीज़ें आती हैं आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता, वंशानुगति और विभिन्नता विविधता। आनुवांशिकी वंशानुगति क्या होती है? विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होना, यानी आनुवांशिकी होती है विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ क्या होना? वंशानुगत होना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आना। फिर है विभिन्नता विविधता में होती है शारीरिक कोशिका में विभिन्नता हो जाती है और जनन कोशिका में विभिन्नता होती है। यानी आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिका वंशानुगति आती है, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत हो जाना। शारीरिक कोशिका विभिन्नता आती है विभिन्नता विविधता में, और जनन कोशिका विभिन्नता भी विभिन्नता विविधता में होती है। ये विभिन्नताएँ होती हैं। देखिए कि यह शारीरिक में शरीर में होती है। आनुवांशिक का भी ये इसमें अंतर बताया गया है कि ये शारीरिक में होती है। ये शारीरिक कोश का विभिन्नता और जनन कोश का विभिन्नता, ये दो जो विभिन्नता हैं इनका वर्णन दिया हुआ है। शारीरिक कोश का विभिन्नता और जनन कोश का विभिन्नता, इनमें अंतर दिया हुआ है कि ये शारीरिक में होती है। ये क्या होती है? ये शारीरिक में होती है जो शारीरिक कोश का विभिन्नता होती है, जबकि जनन कोश का विभिन्नता है ये जनन कोशिका में होती है। और जो शारीरिक कोश का विभिन्नता ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, यानी जो शारीरिक कोश का विभिन्नता जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती है, एक ही पीढ़ी में होगी। ठीक है साहब। ये जो जनन कोश का विभिन्नता है ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैव विकास में सहायक नहीं है। जो शारीरिक कोश का विभिन्नता है ये जैव विकास में सहायक नहीं है, जबकि जनन कोश का विभिन्नता है जो जैव विकास में सहायक है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, यानी ग्रहण करते हैं। ये शारीरिक कोश का विभिन्नता उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। इसे आनुवंशिकी या वंशानुगत लक्षण कहा जाता है जनन कोश का विभिन्नता को। इसके अंतर्गत जो शारीरिक कोश का विभिन्नता है, जैसे इसके उदाहरण है कानों में छेद करना और कुत्तों में पूंछ काटना। ये क्या शारीरिक विभिन्नता है? कुत्तों में पूंछ बाद में कटती है, ऐसा नहीं है कि यदि कोई कुत्ते की पूंछ कटी हुई है तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी पूंछ कटी हो नहीं। और जो कानों में छेद करना ये शारीरिक कोश का विभिन्नता के अंतर्गत आता है। और जबकि जो जनन कोश का विभिन्नता में मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई, ये आदि अपने वंशानुगत होते हैं। ठीक है। जैसे यदि आपके पिता अंग्रेज हैं तो आपके बच्चों का जो कलर है बालों का कलर सफ़ेद भूरा होगा। जैसे मानव शरीर की लंबाई है, यदि आपके माता पिता बौने हैं तो आपके जो आने वाली संतति है वो भी बौनापन का रूप लेकर ही जन्मेगी। ये हमने देखा कि जनन कोश का विभिन्नता, शारीरिक कोश का विभिन्नता, जनन कोश का विभिन्नता ये शारीरिक में होती है, जनन कोशिका में होती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जैव विकास में सहायक नहीं है, ये जैव विकास में सहायक है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, इन्हें आनुवंशिक वंशानुगत लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है साहब। उदाहरण कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। उदाहरण मानव के बालों का रंग होना। जैसे जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है? विभिन्नताएं जनन के द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे जंतु हो या मनुष्य हो। इनमें दो प्रकार के होती हैं, एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होंगी, जबकि लैंगिक जनन में विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यदि जैसे अलैंगिक जनन होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? विभिन्नताएं कम होती हैं, जबकि लैंगिक जनन के अंतर्गत विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। ठीक है साहब। देखिए अलैंगिक जनन में डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यूनतम त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी जो अलैंगिक जनन है इसके अंतर्गत क्या होता है? जो विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती हैं वो डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यूनतम त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं, न्यूनतम त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है साहब। जबकि लैंगिक जनन के अंतर्गत ये जीन विनय, क्रॉसिंग ओवर, गुणसूत्रों के पृथक्करण व उत्परिवर्तन म्यूटेशन के द्वारा होती हैं। ये जो लैंगिक जनन में क्या होता है? ये जीन विनय, क्रॉसिंग ओवर, गुणसूत्रों के पृथक्करण व उत्परिवर्तन म्यूटेशन के द्वारा लैंगिक जनन के अंतर्गत जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो ऐसी होती हैं। और जो डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यूनतम त्रुटियों के कारण क्या होती हैं? अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन में क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देखिए अब देखते हैं हम विभिन्नताओं में क्या लाभ हैं। विभिन्नताओं के क्या लाभ हैं? देखिए प्रकृति में की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों की विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता, यानी प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों की विभिन्नता के प्रकार के लाभ हो सकते हैं। क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता। उष्णता को क्या करने की? सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु में अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यानी प्रकृति में जैसे ही विविधता होती है, मान लिए किसी भी जीव जंतु में विविधता है कि वो उष्णता को सहन करने की क्षमता उसके अंतर्गत अधिक है। जो जीवाणुओं
करने वाले जीवाणु जो हैं उनमें उष्णता को सहन करने, तो उनकी आने वाली संतति में अधिक गर्मी पर बचने की संभावना अधिक होगी। उष्णता को सहन करने की क्षमता भी उनकी पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में होगी। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्पन्न, यानी पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तक का चयन जैव विकास प्रक्रम के आधार बनाता है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। जैसे स्वतंत्र एवं जुड़ीय कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। यानी उदाहरण के लिए पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार माना जाता है। स्वतंत्र एवं जुड़ीय कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो प्रतिवर्त। लक्षणों की वंशानुगति के नियम मेंडल का योगदान क्या रहा है? लक्षणों की वंशानुगति के आधार मेंडल 1822 से 1884 में अपने प्रयोग पादप प्रजनन व संकरण पर की है। यानी ध्यान रखना कि जो हमारी वंशानुगति है उसके जो योगदान है, मेंडल के योगदान क्या रहे? मेंडल ने 1822 से 1884 में अपने प्रयोग पादप प्रजनन व संकरण पर किए। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पादप प्रजनन व संकरण पर क्या किए? प्रयोग किए। उन्होंने क्या प्रयोग किए देखते हैं कि एरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया। ये मेंडल ने तो क्या किए हैं? डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो मेंडल ने अपना प्रयोग पादप प्रजनन व संकरण पर किया। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पेंसर ने किया। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि हेरिडिटी कौन सा? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया। किसने किया? स्पेंसर ने किया। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन जो है वो स्पेंसर ने किया है। ठीक है साहब। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, मेंडल को क्या कहा जाता है? मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक। बैटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। यानी डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि मेंडल को क्या कहा जाता है? तो मेंडल को तो आनुवंशिकी का जनक है। यदि पूछ लिया कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो बैट लगा दो साहब, बैटसन। तो आधुनिक में क्या, वर्तमान समय में बैट लगा रही है पब्लिक, तो भाई ऐसा तो लगा ले तो बैट लगा देना कोई चीज़ पे, तो उससे याद रख सकते हैं कि आधुनिक अनुवांशिकी के जो जनक हैं, आधुनिक अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हो जाएंगे तुम्हारे ये अपने बैटसन जी। ठीक है साहब, ठीक है। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम है मटर का, पाइसम सेटाइवम को चुना। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना? मटर पौधा को चुना। और मटर जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम है। पाइसम सेटाइवम में मेंडल ने वंशानुगति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल ने क्या हुए? वंशानुगति के मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 जोड़ी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। यानी मेंडल ने मटर के कितने पौधों पर? 7 जोड़ी विकल्पी पर विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। देखते हैं कि मेंडल के नियमों में जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, लक्षण है पहला, बीज का आकार। प्रभावी विशेषक क्या था इसके अंतर्गत? बीज का आकार गोल था। और अप्रभावी विशेषक क्या था? झुर्रीदार थे। यानी जो बीज का आकार था ये प्रभावी लक्षण के अंतर्गत वो गोल हो गए, लेकिन अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत क्या हो गए? वो झुर्रीदार भी थे। दूसरा विपर्यासी लक्षण है बीज का रंग। बीज का रंग क्या था? पीला था। बीज का रंग पीला था, लेकिन अप्रभावी विशेषक में हरा रंग हो गया। अप्रभावी जो लक्षण थे, प्रभावी में तो पीला हो जाएगा, लेकिन अप्रभावी के अंतर्गत हरा हो जाएगा। अप्रभावी के अंतर्गत हरा हो जाएगा। पुष्प का जो रंग है, ये तो बीज का रंग था पीला और हरा रंग था अप्रभावी लक्षण, जबकि पुष्प का रंग जो है वो बैंगनी होगा और उसका अप्रभावी लक्षण सफ़ेद होगा। यानी जो पुष्प का रंग है, पुष्प का रंग जो प्रभावी लक्षण के अंतर्गत आएगा तो बैंगनी कलर का होगा। किसका कलर का होगा? बैंगनी कलर का। जबकि उसका अप्रभावी लक्षण है वो सफ़ेद होगा। अप्रभावी लक्षण क्या होगा? अप्रभावी लक्षण सफ़ेद होगा। ठीक है। पुष्प की स्थिति देखते हैं कि पुष्प की स्थिति क्या है। तो पुष्प की स्थिति अच्छी होती है और अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत शीर्षस्थ होगी। अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत शीर्षस्थ होगी। ये चीज़ें क्या है देखनी है हमें। और जो फली का आकार है, फली का आकार कैसा होगा? ये फूली हुई होगी और क्या होगी? अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत क्या आ जाएगा? ये सिकुड़ी हुई होगी। यानी अगर नॉर्मल पूछें प्रभावी लक्षण क्या होगा, जो फली है, फली कैसी होगी? फली फूली हुई होगी, और लेकिन अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत वो सिकुड़ी हुई भी हो सकती है। फली का रंग हरा होगा। फली का रंग हरा होगा और उसका जो अप्रभावी लक्षण है वो पीला होगा। लेकिन याद रखना, बीज का रंग पीला होगा, लेकिन अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत बीज का रंग
हरा होगा, लेकिन हम देखें तो फली का रंग प्रभावी लक्षण में हरा हो जाएगा, फली का रंग, और उसका अप्रभावी लक्षण पीला हो जाएगा। तने की ऊंचाई कैसी होगी, ये लंबा होगा, और जो अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत बौना होगा। ये हमने देखे, ये मेंडल ने मटर के पौधे में जो विपर्यासी 7 जोड़ी विकल्पी लक्षणों को चुना, उसके अंतर्गत उन्होंने अध्ययन किया। स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने बीज का आकार में प्रभावी विशेषक गोल बताया और अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार बताया। बीज का जो रंग है वो पीला बताया और उसका अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत हरा बताया, और जबकि देखा फली का रंग क्या बताया, हरा बताया, और अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत पीला बताया। जो तने की ऊंचाई है उन्होंने लंबी बताई और अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत उन्होंने बौनी बताई। फली का आकार उन्होंने फूली हुई बताई, लेकिन अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत सिकुड़ी हुई बताई। पुष्प की स्थिति उन्होंने अच्छी बताई, लेकिन अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत उन्होंने शीर्षस्थ बताई। जो पुष्प का रंग है उन्होंने प्रभावी लक्षण के अंतर्गत बैंगनी बनाया, जबकि अप्रभावी के अंतर्गत उन्होंने सफ़ेद बनाया। किसका रंग, पुष्प का रंग। तो एक चीज़ हमने देखी, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, अप्रभावी लक्षण के अंदर बीज का रंग पीला और हरा अप्रभावी लक्षण, पुष्प का रंग बैंगनी और अप्रभावी लक्षण सफ़ेद। पुष्प की स्थिति अच्छी है और शीर्षस्थ क्या हो जाएगी, अप्रभावी। फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई, और फली का जो रंग है वो हरा और अपने अप्रभावी लक्षण के अंदर पीला, और तने की जो ऊंचाई है लंबा और अपने बौना। ये चीज़ें हमने देखी। देखिए आनुवंशिकी से संबंधित जो सामान्य शब्दावली है उसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या है। देखिए आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य जो शब्दावली है वो इस प्रकार है। कारक फैक्टर किसे कहते हैं, एक विशेष लक्षण की वंशानुगति व अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी एकक अथवा कारक। अब कारक को जीन भी कहा जाता है। वेरी शानदार प्रश्न की कारक या फैक्टर क्या है। एक विशेष लक्षण की वंशानुगति व अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी एकक तथा कारक। अब कारक को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अब कारक को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। कारक को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ये विशेष लक्षण की वंशानुगति व अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी एकक कारक है। अब कारक को क्या कहता है, जीन कहा जाता है। जीन क्या है, डीएनए अणु का विशेष खंड जो एक विशिष्ट गुण की वंशानुगति व अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है। जीन क्या होता है, देखते हैं। हमने कारक को क्या ये चीज़ें देखनी होंगी कि जो कारक फैक्टर है, फैक्टर क्या है, एक विशेष लक्षण की वंशानुगति व अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी एकक अथवा कारक। अब कारक को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। यानी एक विशेष लक्षण है कारक जो वंशानुगति व अभिव्यक्ति के लिए क्या है, उत्तरदायी एकक अथवा कारक। अब कारक को क्या कहा जाता है, जीन। डीएनए अणु का विशेष खंड जो एक विशिष्ट गुण की वंशानुगति व अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है। विशिष्ट गुण की वंशानुगत व अभिव्यक्ति को निर्धारित जो करता है वो जीन है। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि जो डीएनए का जो अणु है वो क्या कार्य करता है, तो ये वंशानुगत व अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है। ठीक है साहब। अब देखिए युग्म विकल्पी या एलिल या एलिलोमार्फ युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। देखिए युग्म विकल्पी या एलिल या एलिलोमार्फ क्या है। एलिल किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप हैं। एलिलो युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फिक क्या है, या एलिल क्या है, एलिल किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप हैं। यानी एलिल को क्या कहते हैं, किसी भी कारक अथवा जीन के क्या होते हैं, दो जीन के दो या दो से अधिक जो विकल्पी रूप हैं, दो से अधिक विकल्पी रूप हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में बीज की आकृति प्रदान करना वाले जीन के दो विकल्पी रूप हो सकते हैं। यानी आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, युग्म विकल्पी या एलिल या एलिलोमार्फ जो है, एलिल किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में बीज को आकृति प्रदान करने वाले जीन के दो विकल्पी रूप हो सकते हैं, जैसे गोल आर व झुर्रीदार आर। यानी इसके अंतर्गत दो एलिल रूप हो सकते हैं जिनके दो या दो से अधिक विकल्पी रूप। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में बीज को आकृति प्रदान करने वाले या तो वो गोल हो सकते हैं या झुर्रीदार आर हो सकते हैं। गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है आर और झुर्रीदार को रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा आर। यानी जो गोल है वो आर हो जाएगा और अपने आर छोटा आर झुर्रीदार हो जाएंगे। गोल व झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन एक दूसरे के एलिल हैं। दोनों जीन एक दूसरे के क्या हैं, एलिल हैं। यानी ये ध्यान रखना होगा कि गोल व झुर्रीदार जो बीज हैं वो दोनों जीन एक दूसरे के क्या हैं, एलिल हैं। इसी प्रकार मनुष्य में रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले जीन के तीन एलिल हैं, IA, IB और IO। आई क्या है, हीमोग्लोबिन जीन है। समजाति गुणसूत्र में एलिल समान स्थान पर रहते हैं। ध्यान रखना ये प्रश्न वेरी मोस्ट है कि युग्म विकल्पी या एलिल या एलिलोमार्फ क्या है। युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ क्या है। एलिल किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे
मटर के पौधे में बीज को आकृति प्रदान करने वाले जीन के दो विकल्पी रूप हो सकते हैं, गोल आर, झुर्रीदार आर। गोल व झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन एक दूसरे के एलेल हैं। इसी प्रकार मनुष्य में रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले जीन के 3 एलेल IA, IB और IO। आई को हीमोग्लोबिन जीन कहते हैं। समजाति गुणसूत्रों में एलेल समान स्थान पर रहते हैं। समजाति गुणसूत्रों में कौन से में? समजाति गुणसूत्रों में जो एलेल है वो समान स्थान पर होते हैं। एलेल क्या होते हैं? समान स्थान पर होते हैं। ठीक है साहब। लक्षण या विशेष ट्रेट, यह अभिव्यक्त लक्षण है। उदाहरण के लिए फूल का रंग, बीज की आकृति, फूल का रंग और बीज की आकृति अभिव्यक्ति लक्षण है। यानी आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि जो लक्षण या विशेष ट्रेट यह अभिव्यक्ति लक्षण है। क्या है? यह अभिव्यक्ति लक्षण है। उदाहरण के लिए लक्षण या विशेषक ट्रेट, ये तो हमने जो झुर्रीदार है, युग्मविकल्पी या एलिलोमार्फ बोलते हैं। जैसे झुर्रीदार या गोल बीज हैं वो क्या है? एलिलोमार्फिक या एलिल हैं। और जब लक्षण का विशेषांक के बारे में चर्चा करें तो यह अभिव्यक्ति लक्षण है। उदाहरण के लिए फूल का रंग और बीज की आकृति, फूल का रंग और बीज की आकृति क्या है? लक्षण है। विशेषण में यह अभिव्यक्ति लक्षण है। उदाहरण के लिए फूल का रंग, बीज की आकृति आदि क्या है? लक्षण या विशेषक। लक्षण या विशेषक के बारे में चर्चा करें तो यह अभिव्यक्ति लक्षण है। उदाहरण फूल का रंग, बीज की आकृति आदि। देखिए प्रभावी गुण के अंतर्गत ये तो लक्षण विशेषांक है, यानी फूल का रंग और बीज की जो आकृति है। प्रभावी गुण किसी कीट के दो विकल्पी रूपों में से जो रोग विषम युग्मी जीव F1 संकर में अभिव्यक्त होते हैं उसे प्रभावी गुण या प्रभावी एलील कहते हैं और इस घटना को प्रभावित कहते हैं। उदाहरण के लिए TT से युक्त जीव में T ऊंचापन अथवा लंबा होना स्वयं को प्रकट करता है, जबकि TT बौनापन, TT क्या है? बौनापन व्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए T प्रभावी जीन है तथा लंबापन प्रभावी गुण होगा। एक चीज़ याद रखनी होगी। क्या चीज़ याद रखनी होगी? जो प्रभावी गुण हैं दो विकल्पी रूपों में जो रूप विषम युग्म जीव के F1 संकर में अभिव्यक्त होती हैं उसे प्रभावी गुण कहते हैं, एलिल कहते हैं। प्रभावी गुण या एलिल कहते हैं, प्रभावी एलिल कहते हैं। इस घटना को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के TT से युक्त जीव में T ऊंचापन है। T क्या है? ऊंचापन है। T ऊंचापन है अथवा लंबा होना स्वयं को प्रकट करता है। और TT क्या है? और TT बौनापन व्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए T प्रभावी जीन है अथवा लंबापन प्रभावी गुण है। अप्रभावी गुण के अंतर्गत क्या है? एक गुण के दो विकल्पी रूपों में से जो F1 संकर में अभिव्यक्त नहीं होता है उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण केवल समयुग्मजी स्थिति उदाहरण TT में ही अभिव्यक्त हो सकता है। एक चीज़ याद रखनी होगी, अप्रभावी गुण क्या है? ये गुण दो विकल्पी रूपों में जो रूप F1 संकर में अभिव्यक्त नहीं होते हैं। क्या होते हैं? F1 संकर में जो अभिव्यक्त नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण केवल समयुग्मजी स्थिति उदाहरण TT, जैसे TT है ये क्या है? विषम युग्मजी है। क्या है? ये अप्रभावी गुण है। ये क्या है? F1 संकर में अभिव्यक्त नहीं होता है, उदाहरण के लिए अभिव्यक्त होता है। ठीक है साहब, अप्रभावी गुण हो जाएगा क्योंकि जो छोटा होगा, यानी जो अप्रभावी गुण है ना, ये मान लो T है, T और ये T, इसमें जो T है ना, अब ये छोटे T है, स्मॉल T है, तो ये क्या है? अप्रभावी गुण है। और अप्रभावी गुण क्या है? अपने आप को प्रदर्शित कर देंगे, अभिव्यक्त कर देंगे। ठीक है साहब, देखते हैं जीन प्रारूप क्या है, जीनोटाइप क्या है, जीन प्रारूप या जो जीनोटाइप है वो क्या है, देखते हैं। जीन प्रारूप या जीनोटाइप एक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना को जो नर या मादा अपने जनकों से वंशानुगत में प्राप्त करती है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप होते हैं। उदाहरण के लिए विशुद्ध गोल बीज वाले जनक मटर के पौधे का जीनोटाइप होता है। मटर के पौधे का जीनोटाइप क्या होता है? मटर के पौधे का जीनोटाइप R या R होता है, R या R होता है। देखती है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप एक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना को जो नर या मादा अपने जनकों में वंशानुगत क्रम में व्यक्त करते हैं तो जीनोटाइप कहलाते हैं। विशुद्ध गोल बीज वाले जनक मटर के पौधे के जीनोटाइप जो विशुद्ध गोले हैं वो R है। ठीक है साहब, अपने जनकों में वंशानुक्रम प्राप्त करते हैं, जीन प्रारूप जीनोटाइप कहलाते हैं। विशुद्ध गोल बीज वाले जनक मटर के पौधे का जीनोटाइप है। देखिए लक्षण प्रारूप, ये थे जीनोटाइप नर व मादा वंशानुगत प्राप्त करते हैं। लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, लक्षण प्रारूप को क्या बोला जाता है? लक्षण प्रारूप को क्या बोला जाता है? लक्षण प्रारूप को फेनोटाइप बोला जाता है। लक्षण प्रारूप को क्या बोला जाता है? लक्षण प्रारूप को फेनोटाइप बोला जाता है। ठीक है साहब, देखिए अब आगे चीज़ें हम देखेंगे। फिनोटाइप कहा जाता है किसी जीव के किसी एक या एक से अधिक गुणों को बाह्य अभिव्यक्ति को
लक्षण प्रारूप फिनोटाइप कहते हैं। यानी किसी जीव की किसी एक या अधिक गुणों का बाह्य अभिव्यक्त हो जाए, यानी बाहर प्रदर्शित होने लग जाए, तो वो लक्षण प्रारूप के अंतर्गत हो जाएंगे और जिन्हें इंग्लिश में फिनोटाइप बोलते हैं। ये याद रखना होगा, डायरेक्ट आ जाता है, लक्षण प्रारूप की बजाय फिनोटाइप आ जाता है। कि फिनोटाइप क्या है, तो फिनोटाइप किसी जीव में एक या अधिक गुणों की बाह्य अभिव्यक्ति का क्या है, लक्षण है। अभिव्यक्ति का क्या है, लक्षण है, फिनोटाइप कहते हैं। उदाहरण के बीजों के लिए गोल या झुर्रीदार आकृति फिनोटाइप है। बीजों के लिए गोल या झुर्रीदार आकृति क्या है, ये क्या है, आकृति फिनोटाइप है। इन बीजों के लिए गोल या झुर्रीदार आकृति फिनोटाइप है। और जीन प्रारूप के लिए क्या है, जीन प्रारूप व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना को जो नर या अपने वंशानुक्रम प्राप्त करते हैं, जीन प्रारूप जीनोटाइप है। उदाहरण के लिए विशुद्ध गोल बीज वाले जनक मटर के पौधे का जीनोटाइप है। देखिए साहब, अब आ जाओ समयुग्मजी क्या है। समयुग्मजी, समयुग्मजी किसी गुण के लिए एक समान एलील वाला जीव समयुग्मजी कहलाता है। उदाहरण के लिए RR एलील युक्त पादप बीज की आकृति के लिए समयुग्मजी है। यानी ये याद रखना होगा कि समयुग्मजी क्या है, किसी गुण के लिए एक समान एलील वाले जीव समयुग्मजी कहलाते हैं, एक समान होंगे उसमें। उदाहरण के लिए RR एलील युक्त पादप बीज की आकृति के लिए क्या है, वो है क्या, समयुग्मजी। विषमयुग्मजी किसी गुण के लिए एक जीव या दोनों एलील क्या होते हैं, असमान होते हैं, होने की स्थिति विषमयुग्मजी कहलाती है। उदाहरण के लिए RR एलील वाले पादप बीज के आकार के लिए विषमयुग्मजी हैं। बीज के आकार के लिए क्या है, विषमयुग्मजी हैं। ठीक है साहब, जनक पीढ़ियाँ क्या हैं। जनक पीढ़ियाँ पहले संकरण में प्रयुक्त माता पिता जनक पीढ़ी P1 को निरूपित करती है। जनक पीढ़ियाँ में क्या है, जनक पीढ़ी में जो P1 पीढ़ी है वो P1 को निरूपित करती है। जनक पीढ़ियों में जनक पीढ़ी पहले संकरण में प्रयुक्त माता पिता जनक पीढ़ी P1 को निरूपित करती है। F1 पीढ़ी क्या है, F1 पीढ़ी क्या है, F1 पीढ़ी क्या है, जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल। F1 पीढ़ी देखते हैं, दो जनकों माता पिता P1 के बीच संकरण से उत्पन्न संतति के प्रथम F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है साहब, देखिए जनक पीढ़ी में पहले संकरण में प्रयुक्त माता पिता को जनक पीढ़ी को निरूपित करते हैं। यानी जो प्रथम पीढ़ी में ना, पहले संकरण में जो प्रयुक्त संकरण है ना, वो माता पिता P1 है, वो क्या जनक पीढ़ी को प्रदर्शित कर रहा है। F1 पीढ़ी क्या है, दो जनकों माता पिता P1 के बीच संकरण से उत्पन्न संतति की प्रथम या F1 पीढ़ी कहते हैं। ध्यान रखना, जो अपने क्या है पहला संकरण है, ये संकरण हो रहा है तो इसके अंतर्गत ये क्या है, P1 कहलाएंगे। और जब से इनकी इन दोनों जनकों से उत्पन्न जो पीढ़ी है, उनसे उत्पन्न जो संतति है, वो F1 पीढ़ी के अंतर्गत आएगी। F1 पीढ़ी के F2 पीढ़ी क्या होगी, F2 पीढ़ी देखिए, F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी में स्वयं परागण या अंतर्जनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति पीढ़ी द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहलाती है। यानी जैसे F2 पीढ़ी है ना, F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी से स्वयं परागण या अंतर्जनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति पीढ़ी द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहलाती है। एक संकर क्रॉस क्या है, या मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एक संकर क्रॉस को क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस को क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस इस प्रकार के संकरण के जिसमें एक ही जोड़ी के लक्षणों को लिया जाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है। यानी एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही जोड़ी के लक्षणों को लिया जाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि F1 संतति को लेकर, या F1 संतति क्या है, हाइब्रिड, यानी दो पीढ़ियों से बन रही है F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। F1 पीढ़ी में स्वयं परागण से F2 पीढ़ी में 3:1 प्रभावी व अप्रभावी के लक्षणों का प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस क्या होता है, एक संकर क्रॉस के अंतर्गत हम देखते हैं, एक संकर क्रम एक ही जोड़ी के लक्षणों को लिया जाता है। ठीक है, एक संकर क्रॉस में क्या होता है, F1 संतति को लेकर हाइब्रिड कहते हैं। F1 पीढ़ी में स्वयं परागण से F2 पीढ़ी में 3:1, यानी 3:1 में प्रभावी व अप्रभावी के लक्षणों का प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है साहब, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, या जिसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन करने के लिए, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है।
इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। F2PD में द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त फिनोटाइप अनुपात को द्विसंकर लक्षण प्रारूपी कहते हैं। द्विसंकरी क्रॉस लक्षण प्रारूप क्या होता है? यानी जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है, क्या करा जाता है? माता पिता में क्रॉस कराया जाता है, तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और F2PD में द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त फिनोटाइप अनुपात में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं। उदाहरण के लिए मेंडलीय क्रॉस 9:3:3:1, ये क्या है? द्विसंकर क्रॉस है। द्विसंकर क्रॉस के अंतर्गत F2PD में द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त फिनोटाइप है। और जिसमें मेंडलीय क्रॉस क्या है? 9:3:3:3:1 है। द्विसंकर क्रॉस के अंतर्गत हमने देखा कि दो जोड़ी विपर्यास लक्षण का अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस करा जाता है, इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। F2PD में द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त फिनोटाइप अनुपात को द्विसंकर लक्षण प्रारूपी अनुपात कहते हैं। उदाहरण के लिए मेंडलीय क्रॉस हो गया 9:3:1 हो गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन या संकरण किसे कहते हैं? विभिन्न प्रजातियों के जनक जीवों के बीच क्रॉस निषेचन को संकरण कहते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन विभिन्न प्रजातियों के जनक जीवों के बीच क्रॉस या निषेचन को संकरण कहते हैं। परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, F1 संतति व समयुग्मजी अप्रभावी गुणों वाले जनक के बीच क्रॉस को परीक्षण क्रॉस कहते हैं। यदि F2 संतति विषम युग्मजी हो तो परीक्षण क्रॉस के परिणामस्वरूप 1:1 का अनुपात पाया जाता है। यानी परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस क्या है? परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस जो है वो F1 जो परीक्षण क्रॉस है F1 संतति व समयुग्मजी अप्रभावी गुणों वाले जनक के बीच क्रॉस को परीक्षण क्रॉस कहते हैं। यदि F2 संतति विषम युग्मजी हो तो परीक्षण क्रॉस के परिणामस्वरूप 1:1 का अनुपात पाया जाता है। देखिए व्युत्क्रम क्रॉस क्या है? व्युत्क्रम क्रॉस इस प्रकार के क्रॉस में माता पिता जनकों का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है। अर्थात यदि पहले क्रॉस में पिता बौना व माँ लंबी हो तो व्युत्क्रम क्रॉस में माँ बौनी व पिता लंबे लिए जाएंगे। यानी व्युत्क्रम क्रॉस क्या है? इस प्रकार के क्रॉस में क्या होता है? माता पिता के जनकों का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है। अर्थात यदि पहले क्रॉस में पिता बौना है, माँ लंबी हो, तब व्युत्क्रम क्रॉस हो तो माँ तो हो जाएगी, पिता के गुण आ जाएंगे, माँ बौनी हो जाएगी व पिता जो है पिता लंबा हो जाएंगे। ये व्युत्क्रम क्रॉस होता है। क्या होता है? ये व्युत्क्रम क्रॉस होता है। देखिए एकल संकर क्रॉस या जिसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। एकल संकरण क्रॉस किसे कब कहा जाता है? एकल संकरण क्रॉस किसे कहा जाता है? मटर के दो पौधों के बीच एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य, कितने जोड़ी? एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो इसे एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण के लिए लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण, यानी लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य जब हम संकरण करा देते हैं तो ये एकल संकरण होता है। और जब लंबे पौधे होंगे और बौने पौधे के साथ करेंगे तो प्रभावी गुण होगा, सभी लंबे प्राप्त होंगे। एकल संकरण क्रॉस में हमने एक चीज़ देखी कि जो मटर के दो पौधों के बीच एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य जब हम क्रॉस करा देते हैं तो एकल संकरण क्रॉस है। और लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण है, सभी लंबे पौधे क्या होंगे? एकल संकरण क्रॉस में क्या होंगे? सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। जैसे अवलोकन करते हैं, प्रथम संतति F1PD में सभी पौधे लंबे थे। F1PD में क्या थे? सभी पौधे लंबे थे। F2PD में 3/4 लंबे पौधे रह गए। यानी जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कर रहे हैं तो 3/4 लंबे पौधे व 1/4 बौने पौधे हो गए। लक्षण प्रारूप क्या होगा? F2PD में 3:1 का होगा। 3:1, 3 लंबे और 1 बौना पौधा होगा। जीन प्रारूप F2PD के अंतर्गत क्या होगा? जीन प्रारूप 1:2:1 होगा। जो जीन प्रारूप है एकल संकरण क्रॉस के अंतर्गत जीन प्रारूप 1:2:1 होगा, जिसमें 1:2 में टी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे, टी लंबे पौधे और जो टी का संयोजन है ये बौने पौधे का जीन प्रारूप जो है 1:2:1 के रूप में प्राप्त होगा। यानी हम एकल जो संकरण प्रारूप है। फिर हम आगे देखते हैं कि ये क्या है। तो टी व टी दोनों लंबे पौधे होंगे, क्योंकि टी जहाँ आ जाएगा, ये बड़ा टी जहाँ जाएगा वहाँ प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा, लंबे पौधे होंगे। जबकि टी जहाँ टी और दोनों टी आ जाएंगे वहाँ बौने पौधे प्राप्त होंगे। टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। यानी टी की एक प्रति है ना, वो लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है संतति को, जबकि बौनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां टी होनी
चाहिए, दोनों प्रतियां क्या होनी चाहिए, टी होंगी, तभी बौने होंगे। यदि अगर एक भी बड़ी टी आ गई तो ये क्या होगा, लंबा ही प्रभावी रहेगा। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये था एकल संकरण। एकल संकरण एक बार आप देख लीजिए क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न बनेगा कि एकल संकरण क्रॉस क्या है। मटर के दो पौधों में एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य हम जब क्रॉस कराते हैं तो एकल संकरण होता है। उदाहरण लंबे पौधे तथा बौने मध्य के हम संकरण कराते हैं तो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अवलोकन जब करते हैं कि प्रथम सतती F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या हैं, लंबे। मान लीजिए F1 पीढ़ी के, तो F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे, 3/4 लंबे व 1/4 क्या हो जाएंगे, बौने पौधे प्राप्त होंगे। लक्षण प्रारूप के अंतर्गत हम देखें कि लक्षण प्रारूप के अंतर्गत क्या प्राप्त होगा, लक्षण प्रारूप के अंतर्गत जो F2 पीढ़ी है ये 3:1 के अंतर्गत प्राप्त होगी, जिसमें 3 लंबे व 1 क्या बौना पौधा होगा। जीन प्रारूप के अंतर्गत F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अंतर्गत प्राप्त होगा, 1:2:1 के अंतर्गत प्राप्त होगा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो 1:2:1 जो अनुपात है ये किस रूप में, ये टी और बड़ी टी, यानी बड़ी टी है, यानी ये लंबे सभी लंबे पौधे हैं, ये भी क्या होंगे, 1 होंगे, जबकि टी और टी इसका अनुपात छोटी टी ये 2 होगा, और जबकि छोटे टी सभी बौने पौधे हैं ये 1 होगा, यानी 1:2:1 के रूप में प्राप्त होंगे, जबकि लक्षण प्रारूप के अंतर्गत 3:1 के रूप में प्राप्त होंगे। 3 लंबे पौधे देखते हैं, ठीक है। ये देखा टी, ये अनुपात हो गया टी दोनों लंबे पौधे, जबकि टी क्या होगा, बौना टी की प्रति पौधक लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए टी दोनों है, टी दोनों चाहिए। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण होते हैं, जैसे टी अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। द्विसंकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, देखिए जब संकरण क्या है, जब संकरण दो जोड़ी कारकों, जब संकरण क्या हो, जब संकरण दो जोड़ी कारकों अथवा युग्म विकल्पियों के मध्य करवाया जाता है, यानी जब इस संकरण है दो जोड़ी कारकों अथवा युग्म विकल्पियों के मध्य करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों जैसे पीले व गोल समयुग्मजी आर पीले व गोल समयुग्मजी बीज RR वाई वाले पौधे को हरे तथा झुर्रीदार समयुग्मजी RR वाई वाले मटर के पौधे को संकरण करवाया जाता है। ठीक है साहब। द्विसंकरण या हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर या हाइब्रिड क्या है, जब संकरण दो जोड़ी कारकों अथवा युग्म विकल्पियों के मध्य करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण जैसे पीले व गोल समयुग्मजी, पीले व गोल समयुग्मजी क्या है, पीले व गोल समयुग्मजी का मतलब है PR और येलो पीला, बड़े बड़े R और R, ठीक है साहब। पीले व गोल, R का मतलब गोल है भाई, R का मतलब क्या है, गोल है, और यो को मतलब येलो पीला, ठीक है साहब। वाले पौधों को वाले पौधों को हरे तथा झुर्रीदार समयुग्मजी, झुर्रीदार इनको तो पीले व समयुग्मजी का तो ये जोड़ा है, जो हरे व झुर्रीदार समयुग्मजी है ना, हरे तो हरे R छोटा और भाई हरे में आ जाएंगे। हरे क्या है, अप्रभावी लक्षण है, इसलिए हम हरे व झुर्रीदार को हम दर्शा देंगे भाई साहब अप्रभावी लक्षणों के अंतर्गत। देखिए दुई पीढ़ी चल रही है। F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात तो क्या होगा, लक्षण प्रारूप अनुपात द्विसंकर पीढ़ी में 9:3:1 होगा, 9:3:1 होगा। जीन प्रारूप का जो अनुपात है वो होगा 1:4:1:2:1:1:2:1। आपको क्या देखना है, ये आपको F2 पीढ़ी का जब लक्षण प्रारूप पूछे कि F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप क्या होता है तो 9:3:3:1 होता है, ये तो याद रखना है। चलो ठीक है, ये हो जाएगा कि लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है 9:3:3:1 है। यदि हम जीन प्रारूप के अंतर्गत अनुपात को हम याद करें कि जो द्विसंकर क्रॉस हम चल रहा है इसके अंतर्गत क्या होगा तो 1:2 कर दे और अंत में कर दे 1:2 पीछे थे, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाके बाद फिर 1:2 कर दे, पीछे चला रहा हो, ठीक है, 1:2 होगा, ठीक है। करने के बाद जो मध्य के होगा उसमें 2:4 कर दे, 2 के पास 2 ही आएगा तो 2:4 कर दे। तो हम इसके जो लचीन प्रारूप का अनुपात देखेंगे तो 1:2, ठीक है, 2:4, ठीक है, फिर 2:4, फिर 1:2, फिर 1:2 और फिर 1। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले 1:2, फिर 2:4,
फिर अपने 1:2, फिर दोबारा से फिर 1:2 और फिर लास्ट में अंत में 1 रख देंगे, दोनों साइड 1 आ जाएगा। ठीक है साहब, कंप्लीट 1:2, 2:4, अनुपात 1:2, फिर 1:2 और फिर अपने 1, ये क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दो अलग अलग लक्षणों बीजों की आकृति व रंग की स्वतंत्र वंशानुगति होती है। इस प्रकार दो अलग अलग लक्षणों बीज की आकृति व रंग की स्वतंत्र वंशानुगति हमें देखने को मिलती है। ठीक है साहब, देखिए इसमें हम क्या चीज़ देखी, द्विसंकर संकरण क्रॉस जो होता है इसके अंतर्गत हमें एक ही देखनी है, क्योंकि जब इसमें प्रश्न बनेगा तो प्रश्न बेहद शानदार होगा। और क्या प्रश्न होगा कि जब संकरण दो जोड़ी कारकत्व युग्म विकल्पियों के मध्य करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पीले व गोल संयुग्मजी आर 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 वाई वाई वाले पौधों को हरे झुर्रीदार, हरे व झुर्रीदार के अंतर्गत आर आर छोटे वाई स्मॉल स्मॉल वाई होगा। ठीक है, मटर के पौधों का संकरण का एफटीपीडी में जो लक्षण प्रारूप का अनुपात है वो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ, जबकि जीन प्रारूप के अंतर्गत जो अनुपात है वो 1:2:1:4:1:2:1:1 ये प्राप्त हुआ। ये याद रखना होगा, 1:2 पहले याद रख ले, फिर 2:4, फिर 1:2 करके फिर लास्ट में अंत में ये 1 रख दो और लास्ट में क्या, दोनों साइड में 1 आ जाएगा। इस प्रकार दो अलग अलग लक्षण बीजों की आकृति व रंग की क्या है स्वतंत्र वंशानुगति हमें द्विसंकर संकरण है ड्राई हाइब्रिड में पाई प्राप्त होती है। लिंग का निर्धारण देखिए कि लिंग का निर्धारण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, एक पर्यावरणीय कारक होते हैं, एक आनुवंशिक कारक होते हैं। लिंग निर्धारण, कुछ प्राणियों में लिंग का निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, यानी कुछ पर्यावरणीय जीवों में लिंग के आधार होता है और कुछ आनुवंशिकीय होते हैं। कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, डायरेक्टता मानव में लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, जैसे XX मादा और XY नर होता है। जबकि पर्यावरणीय में कुछ प्राणियों में लिंग का निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे कछुआ क्या है, ये पर्यावरणीय जीव है। पर्यावरणीय जीव के अनुसार कछुआ का जो है वो पर्यावरण पर निर्भर करेगा, कछुआ को हम सरीसृप बोलते हैं। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी नहीं है। वेरी शानदार प्रश्न, क्या शानदार प्रश्न है कि पर्यावरणीय अंतर्गत कुछ प्राणियों में लिंग का निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे कछुआ, सरीसृप। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो ये इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग का निर्धारण आनुवंशिकी नहीं है। लिंग का निर्धारण आनुवंशिकी किस में नहीं है, घोंगे, क्योंकि इसमें पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, देखिए मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है, मानव में किसमें लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। देखिए मानव तथा स्तनधारियों में XXXY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे वे लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। याद रखना, या तो कोई लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी माता से हमेशा X गुणसूत्र प्राप्त करेंगे। अतः बच्चों का लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। लिंग का निर्धारण उसके पिता के ही गुणसूत्र करेंगे। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़की, एवं जिसे पिता से क्या होगा, Y गुणसूत्र प्राप्त होगा, उसे लड़का होता है। अतः स्पष्ट ये कि शुक्राणु की आनुवंशिकी संरचना में लिंग का निर्धारण करते हैं। ध्यान रखना, क्या प्रश्न कि जो शुक्राणु हैं, क्या शुक्राणु की आनुवंशिकी संरचना ही लिंग का क्या करती है, निर्धारण करती है कि पिता के जो लक्षण हैं वो बच्चे में किस प्रकार आए, बच्चे में X आया कि Y आया। ये आनुवंशिकी की लिंग का निर्धारण क्या करते हैं, शुक्राणु ही करते हैं। देखिए यह भी साफ है, क्या साफ है, यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% रहती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा करने के लिए माता को दोष दे देता है। यानी ध्यान रखना कि यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% रहती है, यानी या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा होने के लिए माता को दोष देती है। मानव में कुल 23 जोड़ी 40 गुणसूत्रों में से 22 जोड़े नर मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक चीज़ हमें विशेष ध्यान रखनी होगी, क्या चीज़ याद रखनी होगी और विशेष ध्यान क्या रखनी होगी, कि विशेष ध्यान ये रखनी होगी कि मादा में बिल्कुल, यानी मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन गुणसूत्रों में 22 जोड़ी हैं वो नर व मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, जो मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं उन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो अलिंग, लिंग का मतलब निर्धारण लिंग का नहीं, जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, ये जो 22 जोड़ी हैं इन्हें कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। कायिक गुणसूत्र कितने हैं, 22 जोड़ी।
ठीक है साहब। देखिए मादा में एक जोड़ा XX गुणसूत्र का, नर में XY गुणसूत्र होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो इनके नर व मादा होने का निर्धारक होते हैं। यानी मादा में जो कायिक गुणसूत्र हैं, कायिक गुणसूत्र नहीं, मादा नहीं, बच्चे में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी होती है, नर व मादा में 22 जोड़ी होती है। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र XX XY एक लिंग गुणसूत्र है, इनके अंतर्गत एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, जो इनके नर व मादा होने का निर्धारण करता है। पुरुषों में 2 गुणसूत्रों में से, यानी पुरुषों में 2 गुणसूत्रों में से X गुणसूत्र बड़ा व Y गुणसूत्र छोटा होता है। मादा में दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं। ये वेरी मोस्ट है कि पुरुषों में जो 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें जो X गुणसूत्र है वो बड़ा होगा और Y गुणसूत्र क्या होगा, छोटा होता है। मादा में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, यानी मादा में तो दोनों गुणसूत्र है ना, वो क्या होंगे, समान होंगे। जबकि जो पुरुष है ना, पुरुष के अंतर्गत हम देखेंगे, पुरुष के अंतर्गत जो X गुणसूत्र है ना, X गुणसूत्र तो क्या होगा, बड़ा होगा। चलो ठीक है, बड़ा होने के बाद जो Y गुणसूत्र है, ये Y गुणसूत्र है ना, ये Y गुणसूत्र क्या होगा, छोटा होगा। Y गुणसूत्र क्या होगा, छोटा होगा। देखिए अब हमें महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंतर्गत करने हैं कि क्या प्रश्न है। देखिए वेरी शानदार है, लगभग 4th ग्रेड की परीक्षा में इन ही प्रश्नों में से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए कि एक लक्षण के साथ दूसरे लक्षण की वंशानुगति का प्रभाव एक दूसरे पर लक्षण नहीं पाता है, इस आधार पर निम्न में से कौन से नियम की व्याख्या की गई है। तो भाई साहब स्वतंत्र अपव्यय नियम है। वेरी शानदार प्रश्न है कि एक लक्षण का दूसरे लक्षण की वंशानुगति का प्रभाव लक्षण नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं आ रहे, तो वो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र अपव्यय का नियम है। देखिए प्रश्न कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों के नियंत्रक को मेंडल ने नाम क्या दिया। यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों के नियंत्रक को, यानी जो लक्षण है ना, लक्षणों के नियंत्रक को मेंडल ने क्या नाम दे दिया, लक्षणों के नियंत्रक को मेंडल ने क्या नाम दिया, तो लक्षण के नियंत्रक को मेंडल ने क्या नाम दिया, तो लक्षण के नियंत्रक को कारक नाम दिया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षण के नियंत्रक को मेंडल ने क्या नाम दिया है, तो मेंडल ने कारक नाम दिया। वेरी शानदार है। प्रश्न बनेगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों के नियंत्रक को मेंडल क्या नाम दिया, कारक। जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, संकर पूर्वज संकरण। वेरी शानदार प्रश्न है। प्रश्न बनेगा कि F1 पीढ़ी के संकरण का किसी भी जनक से जो करवाया जाता है वो क्या है, संकर पूर्वज। संकर पूर्वज, संकर से, संकर बनने से पूर्वज जो संकरण होता है F1 पीढ़ी होता है, प्रथम पीढ़ी होती है, ठीक है। क्या होगा, F1 पीढ़ी में किसी भी जनक की करवाया जाता है तो उसे क्या है, संकर पूर्वज संकरण। मनुष्य में एक केंद्र प्रारूप एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो एलिंग गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है मनुष्य के अंतर्गत, तो 22, क्योंकि 22 मादा 22 नर, इन दोनों में 44 गुणसूत्रों की एलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। वेरी शानदार है। इसमें 22 नहीं करना है। अगर एक पूछता कि नर में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो नर में 22 होती। यदि मादा में पूछता तो 22 है। इसने मनुष्य पूछा, मनुष्य के अंतर नर प्लस मादा दोनों आ जाएंगे, इसलिए इसमें 44 हो जाएगा। पाइसम सेटाइबम, मैंने बताया था कि पाइसम सेटाइबम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये उद्धम मटर का नाम है। द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है, जो किसका लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है वो क्या होगा, 9:3:3:1 था, हमने देखा था अभी। और उसके अंतर्गत आपको ध्यान होगा, उसके अंतर्गत हमने जीन द्विसंकर क्रॉस में हमने उसका जीन प्रारूप का अनुपात क्या देखा था, 1:2:4:1:2:1:2:1, ये हमारा जीन अनुपात था। और इसके अंतर्गत लक्षण प्रारूप का अनुपात 9:3:3:1 था। वेरी शानदार, बहुत अच्छे। देखिए एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है, एक बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है केवल अपने पिता से, केवल अपनी माता से, माता पिता दोनों से प्राप्त करती है X गुणसूत्र, तो वो अपने माता पिता, क्योंकि भाई माता के अंदर भी जब बच्ची होगी तो X गुणसूत्र वो पिता से भी प्राप्त करेगी, माता से भी प्राप्त करेगी। शानदार है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से आनुवंशिकी की इकाई क्या है, आनुवंशिकी की इकाई जीन है, ये तो याद ही है हमें। देखिए मानवों में एक युग्मनज जिसमें माता पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत होता है वो विकसित होगा, तो लड़की होगी। जहाँ XX गुणसूत्र आएंगे वहाँ लड़की ही होगी। देखिए जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेत हैं वो क्या हैं जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं, विपरीत लक्षणों के संकेत क्या, अलील हैं।
विपरीत लक्षणों के संकेत क्या हैं? अलील कहलाते हैं। विपरीत लक्षणों के संकेत क्या कहलाते हैं? अलील कहलाते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि जीन्स के जो विपरीत लक्षण हैं, कि उनके संकेतों को क्या कहते हैं? तो अलील कहते हैं। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने? तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हमने देखे ना, 7 जोड़ी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने? तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चुने। देखिए, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया था, आनुवंशिकी के जनक जी मेंडल को कहा जाता है, जबकि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बैटसन को कहा जाता है। आपको बताया था, बैट लगाते हैं आधुनिक वर्तमान समय में। ठीक है साहब, चलो। आनुवंशिकी पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यानी आनुवंशिकी पदार्थ में जो अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। डायरेक्ट आएगा, आनुवंशिकी पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन। आनुवंशिकी पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए, ये हमारा जो आनुवंशिकी चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक चैप्टर जो साइंस की बुकलेटों में बचा है, वो केवल एक मानव रोग बचा है। इससे पहले हमने सभी चैप्टरों को बखूबी कर दिया है। आपको प्रत्येक वीडियो देखनी होगी ताकि आपका लगभग 7 से 8 घंटों में इसका जो रिवीजन है वो हो जाएगा। देखिए, एक जो लास्ट चैप्टर बचा है वो मानव रोग है इस कलाम की बुकलेट का। यानी लगभग प्रत्येक चैप्टर को हमने कराने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे से कराने का प्रयास किया है। देखिए, अब है मानव रोग। मानव रोग कारक एवं निदान। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता के अनुसार जब जीव शरीर के अंग प्रत्यंग आपस में व बाह्य वातावरण के साथ उचित व अवांछित संतुलन बनाए रखते हैं, ये सही रूप से कार्य करते हो, तो ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ या निरोग होता है। यानी WHO ने जो स्वस्थ शरीर की परिभाषा क्या दी है, देखिए, उनके अनुसार जीव शरीर के अंग प्रत्यंग आपस में या बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हैं, सही रूप से कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति को शरीर स्वास्थ्य या क्या होता है? निरोग होता है। सामान्य स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होना रोग कहलाता है। यानी हमारा जो सामान्य स्वास्थ्य है उसमें यदि हमारी बाधा हो जाएगी, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो क्या हो जाएगा? वो रोग हो जाएगा। ठीक है। बेसूक्ष्म जीव जो किसी विशेष रोग को उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं। यानी कोई सूक्ष्म जीव है और वो क्या कर रहा है? विशेष रोग हमारे शरीर के अंतर्गत उत्पन्न करता है, उसको हम रोगजनक कह देते हैं। ठीक है साहब। या रोग कारक भी कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। देखिए, बेसजीव जीव जो संक्रामक कारक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाते हैं उन्हें रोग वाहक कहते हैं। जो संक्रामक कारक होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाते हैं वो रोग वाहक कहते हैं। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो किसी भी माध्यम, हवा, पानी, भोजन, रक्त व लैंगिक संपर्क आदि से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इनकी तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एडस रोग है, एडस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तपोदिक, हैजा और निमोनिया, ये सभी किस प्रकार के रोग हैं? ये संक्रामक रोग हैं जो हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते रहते हैं। क्या होते हैं? संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे रोग जो किसी भी माध्यम, हवा, पानी, भोजन, रक्त, लैंगिक संपर्क आदि में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं तथा इनका तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एडस, तपोदिक, हैजा, निमोनिया। ठीक है साहब। देखिए, असंक्रामक रोग क्या होते हैं? असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, अर्थात ये शरीर में किसी चीज़ की अल्पता या अधिकता से होते हैं। यानी असंक्रमण ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होते हैं, ये शरीर की अल्पता, कमी हो या अधिकता हो तो उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हृदय रोग या कैंसर या उच्च रक्तदाब ये असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं। तीव्र रोग क्या है? कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं तथा तीव्र रोग का स्वास्थ्य पर विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे खांसी, जुकाम और फ्लू रोग। वेरी शानदार है, ये नहीं रखना है। उसमें आ जाते हैं कि निम्न में से तीव्र रोग क्या है, तो तीव्र रोग आपको ये नहीं रखना है कि कुछ रोगों की अवधि कम होती है, यानी कुछ रोग क्या कम समय के लिए आते हैं उन्हें तीव्र रोग कहते हैं। यानी तीव्र आते हैं और तीव्र ही चले जाते हैं। जैसे खांसी जुकाम नॉर्मल आते हैं, जो ये हमारे शरीर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो फ्लू रोग हैं ये तीव्र रोग हैं। दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? दीर्घकालिक रोग ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक या जीवन पर्यंत रहते हैं, ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे फेफड़ों का क्षय रोग, फील फो रोग या एलिफेंटिसाइटिस रोग। यानी दीर्घकालिक रोग क्या है?
ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक या जीवन पर्यंत रहते हैं ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे फेफड़ों का क्षय रोग और फील्ड बॉय एलिफेंटिस रोग। देखिए अब मानव रोग जो हैं, मानव रोग कैसे हैं, एक जन्मजात भी रोग होते हैं, जन्म से होते हैं, एक अर्जित बाह्य वातावरण से होते हैं, और एक जन्म से ही मानव से माता पिता से गुणसूत्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मेंडलीय विकार, मेंडलीय विकार के अंतर्गत क्या होगा, हीमोफीलिया रोग, सिकल सेल एनीमिया, दांत कोशिका अरक्ता, फेनाइलकीटोन्यूरिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी क्या है, मेंटली विकार है। सिस्टिक फाइब्रोसिस और ये थैलेसीमिया, ये सभी मेंटली विकार हैं। मेंटली विकार जो हैं हीमोफीलिया है, सिकल सेल या एनीमिया, दांत्रिय अरक्तता है, दांत्रिय अरक्तता है, और फिनाइलकीटोन्यूरिया है, वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिस्टिक फाइब्रोनियोसिस है और थैलेसीमिया है। ठीक है साहब। भाई यार बहुत अनर्थ हो गया, वीडियो चालू नहीं करी ये भाई, इतनी मेहनत कर ली और इसमें भाई ये उसका रोक ली थी, इसमें एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि हमने ये वीडियो जब रोकी थी तो हमें नहीं पता था। देखिए नेक्स्ट वीडियो में देखना है इसको। अब देखते हैं कहाँ तक वीडियो हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है। धन्यवाद, राम राम साहब।